नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 का अध्याय 1 संविधान, इस पाठ का प्रश्नोत्तर। बच्चों, कक्षा 8 के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के अध्याय 1 संविधान में हम लोगों ने पढ़ा संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ तथा संविधान के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। अब हम लोग आज इस भाग में संविधान के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। दूसरा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तीसरा है, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। और चौथा है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और हमारा 5वां रिक्त स्थान है कि मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बच्चों, अब आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। पहला प्रश्न है, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। और चौथा है, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। 5वां कर्तव्य है कि हमें हमारे देश के प्राकृतिक संपदा जैसे वन, झील, वन्य जीव आदि की रक्षा करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए। तो ये थे हमारे संविधान के 5 प्रमुख मौलिक कर्तव्य। बच्चों, हमारे सामने अब प्रश्न 2 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। तो भारतीय संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिसमें से 3 हैं। पहला, समानता या समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार क्या है। तो बच्चों, उत्तर है, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित करके एक नया मूल अधिकार बनाया गया है। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार की अनुपूर्ति के लिए राज्य समुचित कानून भी बनाएगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि वैसे अधिकार जो एक मनुष्य को, एक मानव को उसके जन्म से, बाय बर्थ, जब वो जन्म लेता है तब से प्राप्त होते हैं, इन अधिकारों को हम मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार को कोई भी राजनीतिक या सामाजिक संस्था या व्यवस्था बदल नहीं सकती, परिवर्तित नहीं कर सकती है। मानव अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो कि हमारी स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा में जो भी खलल डालता है उसको रोकते हैं, वो हमारे अधिकार हैं। मानव अधिकारों के अंतर्गत मूल अधिकार तो आते ही हैं। हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं वो मानव अधिकार के अंतर्गत तो आते ही हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा
जो अधिकार दिए गए थे वो भी मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो मूल अधिकार या जो अधिकार मानवाधिकार हमें प्राप्त हैं उनमें प्रमुख हैं, पहला है प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, यानी हम मानवों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार है। ये हमारे प्रमुख अधिकार हैं। दूसरा है, अगर हमें सजा या यातना होती है तो अपमानजनक व्यवहार हमारे साथ न हो, उससे लड़ने का हमें अधिकार है। तीसरा, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार हो, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार न हो, इसके विरुद्ध हमारे लिए अधिकार है, हमारे पास अधिकार है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चलता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना, यानी सभी धर्म को समान समझना, सभी धर्मों को आदरपूर्वक देखना। हमारे संविधान में एक प्रमुख आयाम है धर्मनिरपेक्षता, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह हुआ कि हमारे संविधान द्वारा सभी धर्मों को, चाहे वह कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। हमारे संविधान के द्वारा सभी धर्मों को समान अवसर दिया जाता है, सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। बच्चों, हमने देखा प्रश्न 2, अब हमारे सामने है प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कैसे? तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया है कि भारतीय संविधान का एक प्रमुख आयाम है धर्मनिरपेक्षता, यानी हर धर्म के प्रति सहिष्णु होने की भावना, सभी धर्म को समान समझना। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्मों का अपना एक अलग महत्व है। हर धर्म के मानने वाले धर्मावलंबी रहते हैं और अपने धर्म का पूरी तरह से प्रचार और प्रसार करते हैं। इनके लिए उस पर कोई भी रोक टोक नहीं चलता है। भारतीय संविधान ने सभी धर्मों को समान समझा है और हम देखते हैं कि भारत में कई धर्मों का अभ्युदय भी हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और यह कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और न ही राज्य किसी भी एक या खास धर्म को समर्थन देता है। भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसका निष्कर्ष निम्नलिखित है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। दूसरा, एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकते। और तीसरा है, राज्य किसी नागरिक पर न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। तो हम देखते हैं बच्चों कि हमारे संविधान द्वारा हमारे नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हुए। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रश्न 4 है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? उत्तर है, संविधान भारत के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करता है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास के लिए होते हैं। इसके विपरीत हमारा संविधान नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद करता है, जो देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जिस तरह मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों के विकास के लिए प्रदत्त हैं, वैसे ही मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्यों के द्वारा देश के विकास के लिए प्रदत्त हैं। प्रश्न 5 है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। पहला,
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर सकता है, पर उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति को या किसी को भी अधिकार नहीं है। उन्हें हटाने के लिए एक प्रावधान है जिसे हम लोग महाभियोग कहते हैं। दूसरा है उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तीसरा, न्यायाधीश पद मुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः उल्लंघन होता रहा है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाया गया है। अगला पॉइंट है, न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्या आप कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो जी हाँ बच्चों, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। हम लोग इस कथन से सहमत हैं। हमारा तर्क यह है, पहला, यह जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास में सहायक है। मौलिक अधिकार क्या है? वो हम नागरिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में सहायक है। इसलिए जनता के विकास से ही एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा, इसलिए यह आवश्यक है। दूसरा कथन है, ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाता है। मौलिक अधिकार जो है वो देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाता है, इसलिए भी यह आवश्यक है, जरूरी है। हमारा तीसरा पॉइंट है, मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों का सर्वांगीण विकास होता है, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि हम अपने नेता का चुनाव सही कर रहे हैं या गलत। बच्चों, हमारा 7वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया? इसके क्या 3 कारण हो सकते हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, नागरिकों में देश के प्रति राष्ट्रीयता, प्रेम, विश्वास, करुणा की भावना का संचार करना। दूसरा, भारतीय नागरिकों को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अगर नागरिकों का विकास होगा, नागरिकों का सर्वांगीण विकास होगा, तो इससे हमारे देश का संपूर्ण विकास होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के क्या क्या कारण थे। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने अध्याय 1 के इस भाग में प्रश्नोत्तर को देखा। अध्याय 1 जो हमारा पाठ है जिसका शीर्षक है संविधान, इसके प्रश्नोत्तर को हम लोगों ने जाना और समझा। अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।